पिछली कक्षाओं में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ा था। आज हम लोग उसकी तीसरी जो भौगोलिक इकाई है, भौतिक प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो यह 1700 किलोमीटर के लगभग लंबाई में फैला है। किसी-किसी किताबों में आप लोगों को 1600 किलोमीटर भी मिल जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में आपको मिलता है। अगर ये लगभग आप देखेंगे तो अनियमित त्रिभुज के आकार का है। आप देखेंगे तो इसकी अगर सीमा की बात की जाए तो उत्तर-पश्चिम में ये सीमा अरावली पर्वत बनाती है। ये अरावली पर्वत इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तर-पूरब में बात करें तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, ये उसकी सीमा बनाती हैं। और पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाती हैं। यह इसकी जो औसत ऊँचाई है वो 600 से नस 900 मीटर के बीच है और इसके ढाल की अगर बात की जाए तो इसका ढाल जो है पूरब से दक्षिण पूरब की तरफ है। इसका ढाल जो है इधर की तरफ है और इसका प्रमाण ये है कि सारी नदियाँ इसी दिशा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। हालाँकि आप देखेंगे तो कुछ नदियाँ जो हैं पश्चिम की तरफ प्रवाहित होके बंगाल की खाड़ी में भी अरब सागर में भी गिरती हैं, जैसे नर्मदा की नदी और यहाँ पे आप देखेंगे तो ताप्ती नदी। तो ये चूँकि पश्चिम में इनके गिरने का कारण है क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से बहती हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मानचित्र में ये नर्मदा नदी इसके बीचों-बीच से निकल रही है। ये नर्मदा नदी है, ये इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बाँटती है। उत्तर का जो ये हिस्सा है, इसे मध्यवर्ती उच्च भूमियों के नाम से जाना जाता है और दक्षिण का जो ये हिस्सा है, इसे दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियों की, तो जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा नदी जो है इस पठार को 2 भागों में बाँटती है। नर्मदा नदी के ये उत्तर का हिस्सा जो है मध्यवर्ती उच्च भूमियों के नाम से जाना जाता है और दक्षिण का जो हिस्सा है उसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शिलांग का पठार भी इसी मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, आप देखेंगे तो यहाँ अरावली पहाड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। अब दक्कन के पठार की बात करते हैं तो दक्कन का जो पठार है वो त्रिभुज के आकार का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के बीच में फैला हुआ है। अब देखेंगे यहाँ ये दक्कन का पठार का ये हिस्सा जो है पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट के बीच में और उत्तर में यहाँ ताप्ती नदी है और दक्षिण में यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ये एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इस पे अगर बात करें तो खास करके दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, मुख्य रूप से 3 पठार इस पे पाए जाते हैं। अब इस पे पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, नल्ला मल्ला और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। अब आप देखेंगे कि कई पठारों के नाम से जाना जाता है, तो ये जो नदियाँ हैं पठारों की, वो और इस पे बहुत सारे जो पहाड़ पाए जाते हैं, वो इन पठारों को कई छोटे-छोटे भागों में बाँट दिए हैं, इसीलिए इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अब थोड़ी-सी प्रायद्वीपीय पठार की हम
पहाड़ियों की बात कर ली जाए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत उस पर्वत को कहते हैं कि जब वो अपरदित होके एक जीर्ण-शीर्ण पहाड़ के रूप में बच जाता है। जब कोई पर्वत उत्थान जब किसी पर्वत का होता है, तो उसी के साथ उसका अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। उसपे अपरदन के बहुत सारे कारक कार्य करने लगते हैं, जैसे नदी, वायु, हिमनद। तो इन सब कारकों के द्वारा ये अपरदित होता रहता है और धीरे-धीरे सैकड़ों, हज़ारों वर्षों के बाद अपरदित एक होके एक जीर्ण-शीर्ण पहाड़ के रूप में बच जाता है, तो उसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो अरावली पर्वत की अगर बात की जाए, तो ये गुजरात के पालमपुर से प्रारंभ होके दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊँची चोटी जो गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर है। ये माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। आप जीएस में एक प्रश्न और पूछता है इस माउंट आबू के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। अगर खनिजों की बात की जाए, तो ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये खनिजों से समृद्ध हैं, ख़ास करके जो अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं, उसके लिए। यहाँ पे सीसा, जस्ता, अभ्रक, तांबा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं पश्चिम की तरफ, एक लूनी और एक माही, और पूरब की तरफ देखेंगे तो बनास नदी निकलती है। ये अब अगर हम यहाँ आते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के रूप में, तो ये कई खंडों में विभाजित है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल के बाद आप आएँगे भारनेर, इसे भांडेर भी कहा जाता है, कैमूर, और यहाँ पे आप आएँगे तो ये पारसनाथ। इनको देखेंगे तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, और ये जो है बिहार में कैमूर की श्रेणी जो है, ये बिहार में है, और ये झारखंड राज्य में फैला हुआ है। ये जो है विंध्याचल जो पर्वत है, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मतलब ये भ्रंश के द्वारा निर्मित है। इस पहाड़ी के इस पहाड़ी में लाल बलुआ जो पत्थर हैं, वो बहुतायत से पाए जाते हैं। अब आप यहाँ मानचित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में यहाँ से एक नदी निकल रही है, जिसे नर्मदा के नाम से जानते हैं। इस नर्मदा नदी के दक्षिण में जब आप आएँगे, तो यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ये 3 श्रेणियों में है, आप देख रहे होंगे, ये राजपीपला, मैकाल और राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। ये महादेव की पहाड़ी है और ये मैकाल की पहाड़ी है। इस मैकाल की पहाड़ी की जो सबसे ऊँची चोटी है, सॉरी, ये महादेव पहाड़ी की सबसे ऊँची जो चोटी है, वो धूपगढ़ है। ये 1350 मीटर ऊँचा है। इसी पे एक और पर्वत पाया जाता है, पंचमढ़ी, जो एक हिल स्टेशन है, वो 1150 मीटर ऊँचा है। इसके बाद इसके आगे जब आप जाएँगे तो मैकाल पहाड़ी मिलती है। मैकाल पहाड़ी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो 1036 मीटर ऊँचा है। इसी अमरकंटक की चोटी जो है, अमरकंटक जो पहाड़ी है, इसी से नर्मदा, ये आप देख रहे होंगे ऊपर, ये नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है, और यहीं से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब आप लोग इधर भी देख रहे होंगे, जो ये महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी से ही ताप्ती नदी निकलती है, इसके दक्षिण में जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की। यह ताप्ती के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक ये ताप्ती के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। 16 डिग्री अक्षांश के आसपास इसे 2 भागों में बाँट दिया जाता है। इसे उत्तरी सह्याद्री और इसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से
जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो इसकी प्रमुख चोटियों में देखें तो कालसुबई 1646 मीटर, इसके अलावा महाबलेश्वर 1438 मीटर ऊंचा है। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री में आप देखेंगे तो कुद्रेमुख 1892 मीटर इसकी चोटी है। इसके बाद ये आके यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इनसे मिल जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं? तो उत्तर होगा कि ये नीलगिरी पहाड़ियों के पास आके आपस में मिल जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी इनके संगम का कार्य करता है, एक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। नीलगिरी की बात करें तो इसकी सबसे ऊँची जो चोटी है वो दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊँचा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। नीलगिरी की दक्षिण में आप देख रहे होंगे एक पहाड़ी है जिसे अन्नामलाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बगल में आप लोग देख रहे हैं एक और पर्वत है, यहाँ पहाड़ी है जिसे पालनी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पालनी की पहाड़ी के दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ यहाँ ये इसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ इलायची की कृषि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब अगर पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाट में आप देखेंगे कि पालनी की पहाड़ी के बाद जब यहाँ पे आप आएँगे तो ये पंचमलाई की पहाड़ी है, तमिलनाडु में। इसके बाद आप जाएँगे तो यहाँ शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके ऊपर आप जाएँगे जवादी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आएँगे बेलीफोंडा की पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद ये आप आएँगे नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा और जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक और पहाड़ी मिलती है महेंद्रगिरी की। पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी जो है वो इसी महेंद्रगिरी की पहाड़ी पर मिलती है, जो 1550 के आसपास इसकी ऊँचाई है। अब पूर्वी घाट की अगर बात करें तो नदियों ने, चूँकि मैंने बताया कि इसका जो ढाल है पूरब और दक्षिण-पूरब की तरफ है, तो लगभग सभी नदियाँ, चाहे वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई, जो ताम्रपर्णी जो भी हैं, वो सभी दक्षिण-पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण पूर्वी घाट की पहाड़ियों को कई खंडों में ये विभाजित कर दी हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इन प्रायद्वीपीय पठार में जनजीवन कैसा है? इस प्राकृतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषता यह है कि इस भूक्षेत्र में लाल, पीली, काली मृदा पाई जाती है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा जो भाग है वो चट्टानी भाग, जो धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है। मतलब आप देखेंगे तो भारत में जितने भी खनिजें पाए जाते हैं, जितनी भी खनिजें पाई जाती हैं, उसका 98% लगभग जो भाग है, वो इसी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलता है। इस प्रदेश में खनिज खनन क्रिया के अतिरिक्त लोगों के द्वारा कृषि का कार्य भी किया जाता है। कहीं-कहीं आदिम जनजातियों द्वारा झूम की खेती की जाती है, जो कि जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। झूम कृषि, जिसे आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ये आदिम जनजातियाँ करती हैं। ये क्या करती हैं कि इनके पास चूँकि कृषि के आधुनिक संसाधन नहीं हैं, तो ये वनों को साफ करके किसी जगह पे कृषि कार्य करते हैं और 2, 3, 4 सालों तक वो उस जगह पे कृषि कार्य करते रहते हैं। चूँकि आधुनिक संसाधन जैसे उर्वरक वगैरह इनके पास है नहीं, तो उस मिट्टी की उर्वरता धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है, तो उपज क्या होती है, कम होने लगती है। तो फिर वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, उसको खेत को छोड़ के दूसरी जगह अपना खेत शिफ्ट कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। और फिर दूसरी जगह वन को साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। प्रदेश में विविध भाषा-भाषी लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत के लिए यह प्राकृतिक प्रदेश जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर कृषि की बात करें तो दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है उसमें मेघालय पठार एवं अन्य स्थानों पर रहने वाली आदिम जनजातियाँ क्या करती हैं,
जीवन निर्वाहक झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया। वहीं इस प्रदेश में काली मृदा वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे तो कपास की वाणिज्यिक कृषि भी की जाती है। खास करके महाराष्ट्र का जो दक्कन प्रदेश है, उस क्षेत्र में कपास की कृषि बृहद पैमाने पे की जाती है व्यापारिक स्तर पे। इसके अतिरिक्त तालाबों एवं नहरों द्वारा सिंचाई के कारण इस प्राकृतिक प्रदेश में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कपास, मूँगफली, गन्ना की कृषि की जाती है। चूँकि यह पठारी प्रदेश है, तो यहाँ की जो धरातल है, वो चट्टानी जो धरातल है, वो काफ़ी कठोर है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आप जान रहे होंगे कि बोर करना या नलकूपों का निर्माण करना बहुत कठिन कार्य होता है। जैसे अपने वहाँ नलकूपों के द्वारा सिंचाई अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में नलकूपों का निर्माण बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में खास करके जो पठारी क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में सिंचाई तालाबों के द्वारा अधिक की जाती है। क्योंकि जो पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ की जो धरातल है, वो उर्मिल प्रकार की पाई जाती है ऐसे-ऐसे। तो ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे तो काफ़ी छोटे-छोटे बहुत सारे पठारी क्षेत्रों में तालाब मिलते हैं और बरसात के मौसम में इनमें पानी भर जाता है। तो किसान इन तालाबों से सिंचाई का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और साथ ही इन क्षेत्रों में नहरों का निर्माण भी काफ़ी खर्चीला है, कठोर चट्टानों के कारण। पठारी भागों में आप देखेंगे तो तंबाकू की कृषि भी व्यापक पैमाने पे की जाती है। आंध्र प्रदेश कभी तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश का बँटवारा हो गया। इसके अलावा रबर, चाय, काजू, कॉफ़ी, शहतूती रेशम और मसालों की खेती और फूलों की खेती भी होती है। बागवानी के द्वारा फलों का उत्पादन भी किया जाता है। अगर मसालों की बात की जाए तो लगभग 98 से 99% मसाले इसी दक्षिण के पठारी प्रदेशों में ही उत्पादित किए जाते हैं। उद्योग धंधों की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि लगभग 98% खनिज इन्हीं पठारों से निकलता है। इसीलिए उद्योगों का संकेंद्रण भी इन्हीं पठारी क्षेत्रों में अधिक देखने को आपको मिलेगा। चाहे वो छोटा नागपुर पठार का टाटानगर हो या महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, जिन क्षेत्रों में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है, चाहे वो भारी उद्योग हों, हल्के उद्योग हों। अगर देखेंगे तो विभिन्न खनिजों की प्रचुरता है जिसके कारण लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, बॉक्साइट, मैंगनीज आदि खनन उद्योग विकसित हुए हैं और इन खनन उद्योगों के द्वारा जहाँ खनिजों का उत्पादन होता है उन्हीं के आसपास इनको परिष्कृत करने के उद्योग भी विकसित हो गए हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, काँच उद्योग, दियसलाई उद्योग अ, और भी बहुत सारे रेलवे वैगन निर्माण, मोटर वाहन उद्योग, फ़िल्म उद्योग जानते ही हैं आप लोग मुंबई का प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी बताया मैंने कि यहाँ जो काली मिट्टी के प्रदेश हैं, वहाँ कपास का उत्पादन बहुत होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भी बहुत हुआ है। इतना ही नहीं, लघु एवं कुटीर उद्योग भी इस प्रदेश में काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे हैंडलूम, कालीन, चटाई, टोकरी, बीड़ी, नारियल के रेशे से आधारित उद्योग, सजावटी सामान आदि का निर्माण भी किया जाता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो उद्योगों का संकेंद्रण है, वो इन पठारी क्षेत्रों में ख़ास करके जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, उनमें अधिक क्यों हुआ है कि खनिजों का जब उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तो इसको परिष्कृत करने के लिए यहाँ इस्पात उद्योग विकसित हो गया। अब यहाँ यहाँ खनिज निकला, यहाँ उस इस्पात उद्योग विकसित हो गया। अब इस इस्पात से बनने वाले या लोहे से बनने वाले उद्योग यहाँ विकसित हो जाएँगे, जैसे साइकिल उद्योग, मोटर वाहन उद्योग। तो इस तरह से यहाँ उद्योगों का एक क्लस्टर बन जाता है, समूहन हो जाता है उद्योगों का पूरे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में खनिजों का उत्पादन होता है। अगर प्रमुख राज्य और नगरों की बात करें तो राज्यों में देखेंगे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
तमिलनाडु, केरल, मेघालय सम्मिलित किए जाते हैं। और प्रमुख नगरों की बात की जाए तो मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, इंदौर, मैसूर, शोलापुर, सतारा, पुणे, भिलाई, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, बिलासपुर, राउरकेला, बोकारो, मदुरई, कोयम्बटूर प्रमुख नगर हैं। धन्यवाद आप लोगों को। हाँ।